आप देख रहे ट्रूथ लेंस और आज हम बात करेंगे आरएसएस की संरचना की। मतलब आप समझे कि आरएसएस सिर्फ एक संगठन है, लेकिन उसने खुद को कैसे बनाया। और हम लोग देखते हैं बहुजन समाज में जो है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा उसके प्रति प्रतिक्रिया हम लोग सुनते आ रहे। अभी हाल फिलहाल आंदोलन भी उसके विरोध में हम देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं मतलब सुबह से उठकर बोलूँगी कि आरएसएस ऐसा है, आरएसएस वैसा है, या आरएसएस का विरोध कर रही हूँ, तो आपको क्या लगता है मेरे बोलने में, या फिर सिर्फ और सिर्फ उसको गाली देने में, या एक दो जगह पर कहीं महाराष्ट्र में, या फिर सिर्फ कर्नाटक में, या अन्य प्रदेश में अलग अलग संगठन ने विरोध कर भी लिया, तो क्या उस संरचना को समझकर, आरएसएस के संरचना को समझकर, उसको जानकर हम विरोध कर रहे, या जैसे के वैसा कर रहे। फॉर एग्जाम्पल है कि अगर समझिए ये जंग है, ये लड़ाई है, जैसे चाइना का और इंडिया का वॉर हुआ, और उसमें समझ जाइए हमारे जो सिपाही है या हमारा जो देश है वो तलवार लेकर लड़ने के लिए गया, और चाइना पे जो लोग हैं या जो उनके सोल्जर्स हैं उनके पास AK-47 है, एक ट्रिगर पे 16 गोलियां निकालने के जैसे आधुनिक शस्त्र उनके पास है, बम है। तो क्या हम लोग तलवार लेकर उनसे लड़ सकते हैं? सवाल तो बनता ही है। तो हमें कैसा लड़ना चाहिए, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि चाइना के पास किस तरह की लड़ने के लिए मतलब उनके पास कैसे हथियार है, कितनी सेना है, कितना बल है, कितना दल है। तो जब हम ये जानेंगे तब तो ना हम उनके साथ लड़ाई लड़ सकते। तो ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि हमें भी पता चले कि आरएसएस के पास क्या क्या है, और बहुजन समाज जो लड़ने का दावा करता है, क्या वो सब ये लोग इनकी जानकारी रख के समझकर इसके विरोध में वैसा ही, अगर उनके पास AK-47 है तो इनके पास भी AK-47 रहेगा तो लड़ाई बराबरी की होगी। नहीं तो वो AK-47 के साथ लड़ रहे, आप साधारण सी बंदूक लेकर लड़ रहे। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये भी बात हमारे लोगों तक पहुंचे कि आरएसएस से लड़ने के लिए हमारे पास कैसी सामग्री चाहिए, किस तरीके की योजना चाहिए, किस तरीके की रणनीति चाहिए। अगर ये समझना हो तो हमें आरएसएस को भी समझना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे लोगों को आरएसएस के कितने संगठन के बारे में पता होगा, तो ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ये उसकी एक शाखा है, या ABVP, इतना ही पता होगा। तो आज हम पूरे मुझे नहीं लगता कि मेरे पास भी इतनी इंफॉर्मेशन होगी कि पूरा का पूरा जितना भी जैसे भी उनकी संरचना है उनकी संरचना को हम लोग बता पाए। लेकिन वो कैसी संरचना उन्होंने बनाई है तो हम उसके बारे में यानी बातचीत करेंगे। तो उनकी जो कार्यप्रणाली है वो कार्यप्रणाली को हमको जानना चाहिए कि कैसी शाखा होती है। तो जो प्रतिनीय स्तर होता है, फिर जिला स्तर, फिर नगर तहसील स्तर, फिर शाखा स्तर, विभाग स्तर और तहसील स्तर। तो ये सारे जगहों पर वो शाखा के माध्यम से सबसे पहला यानी उनका कोई संगठन वर्क करता है तो वो है शाखा, जो इस प्रकार पूरे गांव तक या नगर तक उनकी कार्यप्रणाली होती है। और उन्होंने सारे क्षेत्र में, मतलब उनका जो कार्य क्षेत्र है वो कौन से एरियाज में है। तो उनका राजनीतिक क्षेत्र है, जैसे हम लोग देखते हैं भारतीय जनता पार्टी, फिर छात्र और युवा में कार्य करते हैं, फिर हम देखेंगे कि श्रमिक और आर्थिक क्षेत्र में भी उनका सिस्टम है।
किसान में भी है, और जो सामाजिक परिक्षेत्र है और सेवा के जो क्षेत्र है उसमें भी है। और जो सबसे ज्यादा लोगों को पता है वो है धार्मिक क्षेत्र, उसमें भी उनका प्रभाव है। और जो लोग कहते हैं कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो ऐसे ही प्रोफेशनल जो क्षेत्र है उसमें भी आरएसएस का वर्क है। तो ऐसे समझ जाइए कि 50-60 जो विंग्स है उसकी, वो ज्यादातर लोगों को पता है। और कहते हैं कि आरएसएस जो है वो 1000 संगठनों का जाल है, जिसमें से कुछ संगठन उन्होंने रजिस्टर्ड किए हैं। तो आने वाले दूसरे वीडियो में हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि कुछ संगठनों को उन्होंने रजिस्टर्ड क्यों किया, और कौन से संगठन को उन्होंने क्यों रजिस्टर्ड नहीं किया। लेकिन आज हम सिर्फ उनके संगठन के बारे में ही बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले है उनका भारतीय जनता पार्टी, फिर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ये जो मैं नाम बोल रही हूँ, आप शुरुआत के जो इतने नाम हैं आपको पता ही है, जिसको भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो एबीवीपी के नाम से बहुत फेमस है। दूसरा, मतलब 3-4 तो हो ही गए। फिर है भारतीय मजदूर संघ। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक क्षेत्र में काम करती है, विश्व हिंदू परिषद वीएचपी जो है वो धर्म के क्षेत्र में काम करते हैं, बजरंग दल भी जहाँ तक उसी युवा जो है, युवाओं को धार्मिक बनाने के लिए काम करता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो विद्यार्थियों में आरएसएस का प्रभाव निर्माण करता है और आरएसएस को जोड़ने का काम करता है ताकि उनका संगठन मजबूत हो। मजदूर का संगठन, मतलब जिसका नाम है भारतीय मजदूर संघ बीएमएस, वो जितने भी कामगार मजदूर लोग हैं उनको इकट्ठा करके अपने विचारधारा से जोड़ने का काम करता है। फिर है भारतीय किसान संघ, मतलब पूरे ऑल टोटल भारत में जितने भी किसान हैं उसको जोड़ने के लिए उनके पास जो विंग काम करती है वो है भारतीय किसान संघ। फिर सेवा भारती जो समाज सेवा के माध्यम से आरएसएस की विचारधारा को जोड़ने का काम करती है। फिर है वनवासी कल्याण आश्रम, जिसके माध्यम से जितने भी आदिवासी समूह के लोग हैं, जनजातीय जो लोग हैं, उनको जोड़ने के लिए या उनके क्षेत्र में अपने विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए ये विंग काम करती है। स्वदेशी जागरण मंच, जिसके माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन और स्वदेशी नीति के तहत वो अपने लोगों को आरएसएस की विचारधारा को जोड़ने का काम करते हैं। फिर है संस्कार भारती, जिसमें कला, संस्कृति और संरक्षण, मतलब जितने भी कला है उसके माध्यम से, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सा क्षेत्र है जिसके माध्यम से भी लोगों को जोड़ा जा सकता है, जिसके माध्यम से लोगों में अपने विचारधारा का प्रचार प्रसार किया जा सकता है। लेकिन हाँ, वो उन्होंने जो कला संस्कृति के माध्यम से भी अपने विचार को प्रचार प्रसार के लिए ये विंग भी बनाई है। और राष्ट्रीय स्वयंसेविका समिति, इसके नाम में मतलब जो है, एक्चुअली जो नाम अभी तक मैंने पढ़ा था वो राष्ट्रीय सेविका दल सुना था। अभी शायद उन्होंने सुधारना की हो, क्योंकि इस पर बोला गया था जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल है तो फिर महिलाओं को सिर्फ सेवा के लिए ही बोला नहीं गया, इसलिए शायद उन्होंने थोड़ा बहुत चेंज किया होगा। तो राष्ट्रीय स्वयंसेविका समिति वो सिर्फ महिलाओं के लिए है, क्योंकि महिलाएं जो आरएसएस की शाखा में तो नहीं जा सकती, लेकिन आरएसएस का काम यानी विचारधारा का काम तो महिलाओं से भी करना जरूरी है, करवाना जरूरी है, इसीलिए ये विंग भी बनाई है। विवेकानंद केंद्र, जैसे उसमें आप आध्यात्म सेवा
ये जो बातें हैं आप देखेंगे बहुत सारे जगह पे स्वामी विवेकानंद जो है हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, तो उसके माध्यम से मतलब ये जो विचारधारा है वो पहुंचाने के लिए ये संगठन काम करता है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा मंडल है, शिक्षा परिषद, जो विद्यालयों में, अब सोचिए कि कहाँ कहाँ पर आरएसएस का कार्य क्षेत्र है। सिर्फ बजरंग दल और बीजेपी का कार्य क्षेत्र यानी आरएसएस का कार्य क्षेत्र नहीं है, तो इसका मतलब है पूरे एजुकेशन सिस्टम पे उनका कार्य क्षेत्र है। आर्यवन सेवा समिति जो सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्र में के विकास के माध्यम से काम करती है। डॉक्टर फॉर नेशन, राष्ट्रीय चिकित्सक संघ, मतलब डॉक्टरों का भी विंग है आरएसएस का, जो काम करने के लिए अलग से डॉक्टर लोग भी, यानी उनकी अलग शाखा है। फिर है अधिवक्ता परिषद, मतलब जो कानूनी जो लड़ाई है अगर लड़नी हो तो उसके लिए भी एक विंग उन्होंने तैयार की कि जितने भी वकील है वो उनका संगठन उन्होंने तैयार किया। राष्ट्रीय शिक्षक संघ, मतलब जितने भी आपके भारत में टीचर होंगे उन टीचरों को जोड़कर अपनी विचारधारा से जोड़ने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक संघ का निर्माण किया है। लघु उद्योग भारती, मतलब जो उद्योग क्षेत्र में लोग हैं उनको जोड़ने के लिए, शिक्षक, पूरे स्कूल के टीचर, ये जो व्यापारी है, छोटे छोटे व्यापारी है, उनको भी जोड़ा गया है। भारतीय अभियंता संघ, मतलब जो इंजीनियर लोग हैं उनको जोड़ने के लिए है। आप लोग हमेशा बोलते रहते ये गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, तो वो क्यों बनता है? तो उनके पास है पत्रकार संघ, राष्ट्रीय समाचार सेवा। आप बोलते हैं ना गोदी मीडिया, तो वो गोदी मीडिया क्यों हुआ, इसका आंसर इसमें मिलेगा आपको। फिर भारतीय विचार केंद्र, नीति और अनुसंधान आधारित संस्था, नीति कैसी होनी चाहिए, अनुसंधान किस पर होना चाहिए, किस पर नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। फिर है विवेकानंद केंद्र युवा मंच, जिसमें वो समय समय पर अपने युवाओं को नेतृत्व प्रदान करता है, उसमें नेतृत्व निर्माण करता है। नेतृत्व निर्माण करने के लिए उन्होंने बनाया। राष्ट्र सेवा दल, आपदा के समय में आपने कभी देखा है कि अभी पंजाब से लेकर तो महाराष्ट्र तक, हरियाणा, ये सारा क्षेत्र जो है वो बाढ़ से, पानी से भरा हुआ था। किसने हेल्प की? मुझे तो कहीं भी राष्ट्र सेवा दल दिखा नहीं। तो ये क्योंकि वो बात के एपिसोड में हम उसका विश्लेषण करेंगे। ग्राम विकास संगठन, मतलब हमारे लोग ये कहते हैं कि गांव स्तर पर का संगठन हमारा होना चाहिए, तो उन्होंने इसके लिए ही किया कि गांव गांव में उनकी विचारधारा होनी चाहिए। कुटुंब प्रबोधन केंद्र, वो उसके भी आके जाकर क्या कहते हैं कि एक एक घर में हर जो प्रमुख होता है उसको प्रबोधित करने के लिए कुटुंब प्रबोधन केंद्र। हिंदू जागरण मंच, राष्ट्रीय सिख संगत, अभी आप बोलेंगे तो ये तो यानी हिंदू से शिफ्ट होकर इधर कैसे आ गया? तो उनको मालूम है अपने विचारधारा का प्रचार प्रसार हमें अन्य लोगों में भी करना है, लेकिन अन्य लोग सिर्फ उसी संगठन से, बजरंग दल से, विश्व हिंदू परिषद से नहीं जुड़ेंगे, फिर किससे जुड़ेंगे? तो जो उनका धर्म है तो उसी नाम का उनका संगठन है। राष्ट्रीय सिख संगत, अब चलो सिख जुड़ गया, क्या मुस्लिम जुड़ेगा ऐसा आपको लगता है? लेकिन जुड़ेगा। तो उन्होंने मुस्लिम को जोड़ने के लिए अपने विचारधारा से, जो बोलते हैं ना कि ये काउंटर क्यों नहीं कर रहा, मुस्लिम होकर उनकी बात काउंटर क्यों नहीं कर रहे, ये तो दाढ़ी भी है, उनको टोपी भी है, मुफ्ती जैसे भी लगते हैं,
आलिम भी दिखते हैं, लेकिन वो आलिम किसके होते हैं? तो वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है। फिर त्रिपुरा वो मिजोरम सेवा केंद्र है। फिर है सामाजिक समरसता मंच, मतलब कास्ट को निकालना नहीं है, सामाजिक समरसता मंच के माध्यम से ये समझना है कि ये हमारा ही धर्म का व्यक्ति है, नीची जाति का है लेकिन हमारे धर्म का व्यक्ति है। तो जब सबके साथ मिलते जुलते हैं तो एक साथ पंगत में कैसे बैठे, ऐसा सोचे। मतलब वर्ण व्यवस्था माननी है, जाति व्यवस्था माननी है, लेकिन बिहेवियर जो है समय के लिए, थोड़ी समय के लिए थोड़ा अलग सा करना है। धर्म जागरण विभाग, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, एकल विद्यालय फाउंडेशन, राष्ट्रीय सेवा भारती, सेवाधाम। आपको पता ही होगा कि सेवाधाम में जो बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट भी चलते हैं। हम बहुत सारे, खास करके आप रामटेक जो है तहसील, उसमें जो देवलापार नाम का एरिया है, आपको वहाँ पे गौशाला, सेवाधाम, ये सारी चीजें आपको वहाँ पर दिखेगी। राष्ट्रीय सेविका, मैंने कहा था राष्ट्रीय सेविका समिति, अभी आपने सुनाई है। फिर है संस्कृत भारती, फिर है लघु उद्योग भारती और भारतीय जनसेवा संस्थान। तो इसी तरह बुद्धिस्टों में भी है, लिंगायत में भी है, वारकरी में भी है। ऐसे अनगिनत हजारों संगठन हैं जिसके माध्यम से जो आरएसएस है वो वर्क करता है। अगर आपको इससे लड़ाई लड़नी है या इसकी काट करना है तो क्या करना होगा? ये पहले ही मैंने बोला था कि वो अगर 16 गोलियां एक साथ निकालने वाला बंदूक उपयोग में कर रहा है और तुम 2 गोली, 1 गोली निकालने वाले बंदूक से लड़ रहे हो, तो क्या हम आरएसएस से सच में लड़ रहे हैं या फिर हम लोग सिर्फ अपने समाज को गुमराह कर रहे हैं? ये भी सोचने वाली बात है। हम इमोशनल, मतलब आरएसएस का विरोध किया तो हम इमोशनल तरीके से लोग बोलते हैं हाँ ये आरएसएस का विरोध कर रहा है, ये आरएसएस का विरोध कर रहा है। तो बीजेपी से अगर विरोध कर रहे तो राजनीतिक पार्टी काम करेगी। सामाजिक क्षेत्र में जितने आरएसएस के जो विंग है उसको काटने के लिए सामाजिक क्षेत्र में आपके पास उतने विंग चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में अगर काम कर रहे तो आर्थिक क्षेत्र में उनके साथ लड़ाई लड़ने के लिए चाहिए कि नहीं? इंजीनियर के साथ में अगर डिबेट करना हो, लड़ाई लड़ना हो तो इंजीनियर चाहिए। डॉक्टर के साथ अगर समझ जाइए कोई, अभी आपने देखा होगा कि हमें जो वैक्सीन दी गई, क्यों दी गई, क्या प्रॉब्लम हुआ और क्यों हम रोक नहीं पाए? क्योंकि हमारे पास पूरे भारत में हमारे जाति के तो डॉक्टर है पर संगठन के डॉक्टर कम थे, संगठन में डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर का संगठन नदारद था। उन्होंने क्या समाज को इन्फॉर्म किया कि यानी ये वैक्सीन हमको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? आज क्या परिणाम है? कितने लोगों को हार्ट अटैक, 40 के अंदर के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। इसलिए मैं कह रही हूं कि जैसी उधर लड़ाई है तो इधर की भी उतनी तैयारी होनी चाहिए। और तैयारी करने के लिए मैंने ये सारा कुछ आप लोगों को बताया। जिस लेवल की लड़ाई है उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। छूट-फूट अगर करेंगे तो क्या हम इस विचारधारा को काट सकते? मतलब उस विचारधारा को काटने के लिए उतने जितने हथियारों की जरूरत है उतने हथियार आप लोगों को तैयार करने पड़ेंगे। जैसे आरएसएस ने ये हथियार है उनके, उस हथियार को तैयार किया। सिर्फ वो साल में एक दिन कार्यक्रम करता है ऐसा नहीं है।
तो ये सारा साल भर इसको कंटिन्यूसली करते रहता है। इसीलिए पूरे भारत में डॉक्टरों का विंग खड़ा किया उन्होंने, इंजीनियर का विंग खड़ा किया, वकीलों का विंग खड़ा किया, विद्यार्थियों का किया, युवाओं का किया, किसानों का किया। इसीलिए वो आंदोलन करते हुए नजर आते, किसानों का आंदोलन करते हुए नजर आते, लेकिन किसानों का भला नहीं होता। एजुकेशन के लिए वो आंदोलन करते हैं, लेकिन आज तक ये हुआ कि SC ST OBC का एजुकेशन SC ST OBC को नहीं मिल रहा है। वो युवा के लिए आंदोलन करते हुए नजर आते, लेकिन युवाओं को उसका लाभ मिलते हुए नजर नहीं आता। वो मजदूरों का आंदोलन चलाते हुए दिखते हैं, मजदूरों को जोड़ दी, लेकिन मजदूरों का भला नहीं हुआ। तो वो भला न करने के लिए संगठित करते हैं। आप लोगों को उनका भला करने के लिए संगठित करना है, तो आपको भी तो करना पड़ेगा। या सिर्फ मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे बस इतना संगठन पूरे RSS को टक्कर देगा, या सिर्फ राजनीति से टक्कर मिलेगी, या सिर्फ सामाजिक से टक्कर मिलेगी? नहीं, ये पूरे पैमाने हैं जिसको आपको खड़ा करना पड़ेगा। ऐसा ही ढांचा खड़ा करके उससे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आप ऐसा करते हो तो इमोशनल, मैं अपने समाज से कहना चाहती हूँ कि आप इमोशनल हो के मत सोचिए। ये जो पूरी मतलब सच्चाई है ना, उसको देख के समझिए कि लड़ाई कैसी है, लड़नी कैसी है, कौन लड़ रहा है, सच में लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है, या सब सिर्फ नाटक हो रहा है। इतने पूर्तक कि कोई धार्मिक मुद्दा ला रहा है, कोई हमारा मतलब किसान का मुद्दा ला रहा है, कोई सिर्फ मजदूर का मुद्दा ला रहा है, तो उसके पीछे भागने से नहीं है, सही डिसीजन करने का वक्त है। और अपने समाज के नेतृत्व से ये काम करवाना जरूरी है। जब समाज इस बात के लिए अवेयर रहेगा, तभी तो समाज वो नेतृत्व से बोलेगा, हाँ चलो आओ, क्या कर रहे हो आप, किस प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हो, हमें पता है RSS के पास इतना हथियार है, ये कर रहा है, उनके पास इतना ताकत है, अभी आप बताओ आप कैसे ताकत का निर्माण करोगे। तो ये पूछने के लिए मैं चाहती हूँ कि अपने समाज ने इस बात के लिए अवेयर होना चाहिए कि वो किस तरह की लड़ाई लड़ रहा है और हम लोग किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे, तो फिर हम जीत हासिल करेंगे। आज इस एपिसोड में इतना ही। ऐसी ही बातों को जानने के लिए आप देखते रहिए ट्रूथ लेंस, और सबको यानी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।